लड़ाई लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन उसका परिवार किसानी कर रहा है। लेकिन वो लड़ाई लड़ते लड़ते उस किसान के ऊपर, उसके परिवार के ऊपर किसी प्रकार का अत्याचार होता है, तो ये सरकार यहाँ तक के भी नहीं सोचती कि उसका एक बेटा हमारे लिए जिंदगी की बाजी लगा के वहाँ लड़ाई लड़ रहा है और इसके परिवार के ऊपर कुछ असामाजिक तत्व, कुछ गुंडे जुल्म ढा रहे हैं, उसको मदद करने के बजाय उसकी हत्याएं तक करवा देते हैं। ये तक के मामले ये 5 साल के अंदर आए हुए हैं यूपी और बिहार में। मजबूरन उस सैनिक को बॉर्डर के ऊपर से 8 दिन की छुट्टी लेके अपने गांव आना पड़ता। गांव आने के बाद में भी उसको पुलिस प्रशासन का कोई सहयोग नहीं मिलता। उसको लगे 4 लात मार करके, 4 जूता मार करके लॉकअप में खड़ा कर देते। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया फैक्ट न्यूज और मैं हूं आपके साथ कीर्ति। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जब से देश भर में कृषि कानून का नया अध्यादेश जारी किया गया है, तब से लेकर अब तक देश भर में सरकार और किसान के बीच में असमंजस्य की स्थिति देखने के लिए मिल रही है। किसान इस बिल से असंतोष की भावना लेकर के सड़कों पर उतरे हैं। जहां एक तरफ सरकार इस बिल को हटाना नहीं चाहती, वहीं दूसरी ओर किसान इस बिल को अपनाना नहीं चाहते। दरअसल ये पूरा बिल है क्या? क्यों सरकार और किसान के बीच में लगातार इस बिल को लेकर के घमासान दिखाई दे रहा है? इसी को जानने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो पर मौजूद है शिवसेना वाहतुक के जिलाध्यक्ष लाल सिंह ठाकुर सर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो पर। सर, जैसा कि ये कानून है, सरकार ये कानून कह रही है कि किसानों के हित में है, लेकिन जो किसान हैं इस कानून को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। दरअसल ये कानून है क्या और इसे लाने के पीछे सरकार की मंशा क्या थी? देखिए, सबसे पहले तो केंद्र की जो सरकार सत्ता में बैठी हुई है, सत्ता में बैठते समय 2014 में जब से बैठी हुई है, तब से इसके जो घोषणा पत्र थे किसान हित के संबंधित जो थे, उसके ऊपर पहले इम्प्लीमेंट करना था। उनकी जो सुख सुविधाओं के बारे में उसको सोचना था, वो देखना चाहिए था। आज कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां बिजली की समस्या है, पानी की समस्या है, डीजल की समस्या। डीजल तो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, पेट्रोल बढ़ते जा रहा है, पर सबसे ज़्यादा किसानों को डीजल की आवश्यकता पड़ती है। जहाँ बिजली के संसाधन क्या बोलते हैं वो नहीं है, वहाँ पे उसको डीजल पंप वापरना पड़ता है। वहाँ पे उसको डीजल पंप वापरना पड़ता है कि उसको रात भर खेत की सिंचाई करना है, दिन भर खेत की सिंचाई करना है। 10-10 लीटर डीजल उसको रोज का लगता है। महीने में सैकड़ों लीटर डीजल किसान को लगता है। और तुम डीजल की कीमतें दिन पे दिन बढ़ाते चले जा रहे हैं। किसान से क्या सिंपत्ति है तुम्हारा? तुमने बिल में फिर किसान के लिए डीजल के लिए क्या प्रावधान रखा कि भैया किसान को ये रेट में डीजल मुआवजे होगा? कुछ नहीं, सब बकवास है। और रही बात दूसरी, किसान से संबंधित जो बिल आपने पास किया, इस बिल में आपने पूंजीपतियों को बढ़ावा दिया। जैसे एक किसान अगर आलू बो रहा है या प्याज बो रहा है, उस क्षेत्र के अंदर 500 किसान है, 500 किसान अगर खेती कर रहे हैं, तो वो किसान डायरेक्ट मंडी में माल लेके जाता है। मंडी में माल ले जाने के बाद में होता ये है कि वहाँ पे 5 रुपये केजी, 10 रुपये केजी से अड़तिया उसका भाव तय करता है। अड़तिया का मतलब दलाल। लोगों ने उसका विरोध किया कि दलाल अपने मर्जी से भाव तय कर रहा है, किसान को जो भाव मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। तो आपने सरकार ने क्यों नहीं उसका रेट तय करती है? अड़तिया क्यों रेट तय कर रही है? सरकार उसका भाव मूल्यांकन करे, वो उसका निकाले। क्या बोलते हैं कि भैया किसान को बीज क्या भाव पड़ा, उसको 3 महीने 4 महीने में प्याज उत्पादन में क्या खर्चा आ गया, उसने किस रेट में उसका घर का उदार निर्वाह हो सके, उसको नुकसान न जाए, उस हिसाब से सरकार ने फिर एक कीमत तय करना चाहिए। हर इस गांव में, हर क्षेत्र में अंतर्गत ग्राम पंचायत होती है, पटवारी होता है, उसका लेखा जोखा करता है 7/12 के ऊपर कि भैया इस किसान ने अनाज क्या बोया, धान बोया, गेहूँ बोया, चावल बोया, क्या बोया, वो उसके बाद लेखा जोखा होता है। तो उस हिसाब से चाहे तो ग्राम पंचायत कार्यालय सरकार के आदेश के ऊपर सारी चीज़ें कर सकती है कि इसके यहाँ इतना उत्पादन हुआ, ये लागत है, इस हिसाब से उसका मूल्यांकन सरकार कुछ कर सकती है। पर सरकार कभी नहीं करती। क्यों नहीं करती? वो डायरेक्ट मंडी में जाता है, फिर मंडी में जो अड़तिया दलाल बैठा हुआ है वो उसका रेट तय करता है। और रेट तय करने के बाद भी उसको तुरंत पैसा नहीं मिलता है, वो अड़तिया के पास में सारा माल छोड़ देता है। और कई माल आपने देखा होगा, कड़मना मंडी में चले जाओ, कोई गेहूँ लेके आ रहा, कोई चावल लेके आ रहा, उनके बोरे माल उतार लिया जाता है, ऐसे फुटपाथ के ऊपर पड़े रहता है, नीचे ताड़पत्री, ऊपर पूरा खुला हुआ है। बारिश आती है, अनाज उसका भीग जाता है। भीग जाने के बाद बोलते हैं कि आपको तो वो रेट नहीं मिलेगा, अनाज तो खराब हो गया। उसमें उसकी क्या गलती है? तो उसके साथ साथ में जब ये सारी चीज़ों का विरोध होने लगा, तो सरकार ने इसके ऊपर एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा।
षड्यंत्र कैसा रचा कि आड़तिया तो इतनी फैसिलिटी इनको दे नहीं सकता, एक बड़ा शेड बना नहीं सकता, तो इनने बड़े बड़े पूंजीपति पकड़ लिए, टाटा बिरला अंबानी जैसे ऐसे लोग पकड़ लिए, जिनकी आज की कैपेसिटी है 100 एकड़ के, आप 1000 एकड़ ज़मीन खरीद सकते, 1000 एकड़ ज़मीन खरीद करके एक भव्य इमारत बना सकते, बहुत बड़ा शेड बना सकते, 100 किसान तो क्या हज़ारों किसान का वो अनाज ले सकते। अब सवाल ये आके खड़ा होता कि ये क्यों अगर तुमने टाटा को कृषि मंडी बट जैसा खोल के दे दिया, अंबानी को दे दिया, हाँ, इनके पास में बाकी बिजनेस है ना, तुम सरकार की तरफ से पर्यायी व्यवस्था करो ना, तालुके लेवल के इस पर करो, जिले लेवल के ऊपर करो, वहाँ पे अपने माध्यम से उनको बना के दो। तुमको कार्यालय बनाने के लिए ये जिन्हें 4 कार्यालय पहले थे स्टेट प्रदेश, आज सैकड़ों कार्यालय तुम्हारे हो गए, हजारों कार्यालय हो गए, एक एक कार्यालय आज 100 करोड़ 500 करोड़ के इनके बन रहे, 100 500 करोड़ के 200 करोड़ के, तो इनके वो बना दो ना शेड, 5 तालुके के हिसाब से शेड बना दो, वहाँ ग्राम पंचायत के हिसाब से रेट तय कर दो। कृषि मंत्री का एक बयान आया है कि ये जो कानून है किसानों के हित में है, इससे किसानों को आगे चल के बहुत फायदा होगा इन फ्यूचर, तो वाकई में ये क्या कानून कोई किसानों हित में नहीं है। कल चल के ये जिनके शेड बनेंगे, जिनके क्या बोलते वो गोदाम बनने वाले, यही किसानों को बोलेंगे कि भैया 10 रुपये किलो गेहूँ आपने जो लाया है इसको अब ये भाव नहीं, ये भाव हम देंगे, आपको लाना है तो यहाँ लाइए, अन्यथा नहीं लेंगे। फिर ये उनको सजेस्ट करेंगे, एक काम करो, तुम्हारे पास में अगर अनाज बोने को ये सारी चीज़ों को अगर तकलीफ है, हम पैसा आपको मुहैया कराते हैं। जब ये ज़मीन 100 500 एकड़ ज़मीन खरीद करके शेड बना करके व्यापार करने उतरे हैं, तो कल चल के उनको खेती के ऊपर ये पैसा मुहैया कराएंगे, ये हमसे 50,000 रुपये लो और ये अनाज उगाओ। लेकिन योग कुदरती नैसर्गिक कई आपत्ति आती है, उस समय समझ लो। अभी नागपुर के अंतर्गत मैंने देखा, मनसर के अंदर खुमारी करके जो ऐसे कई गांव हैं, वहाँ पे पिछले साल जिसको अगर 100 बोरा क्या बोलते धान हुआ, तो आज वो आधे पे आ गया, उसके 50 बोरे हुए। कि जिसको 150 बोरा अनाज क्या बोलते धान हुआ होगा, उसको 75 बोरे पे आ गए। कई लोगों के तो ऐसे हल्की ज़मीनें हैं तो वो 40 बोरे पे आ गए। उत्पादन तो जो है ज़मीन का ये बता नहीं सकते नैसर्गिक कि क्या वो रहेगा, या कोई बीमारी आ गई तो घट बढ़ ये होते रहता। अब समझ लो इसने 50,000 लाख रुपया उसको मदद भी कर दिया और उसका उत्पादन नहीं हुआ तो उसका कर्जेदार बन गया। और एक अकेला नहीं बनेगा, ऐसे सैकड़ों हजारों किसान उसके कर्जेदार बन जाएंगे। फिर चाहे वो टाटा का वो रहे या फिर अंबानी कर रहे, यानी फिर से किसानों के गुलामी के भौर में धकेलने वाला एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। सरकार जब ये पूरा मामला ऐसा आया, जब किसान रोड पर उतरने लगे, तो सरकार का ऐसा बयान आया कि विपक्ष जो है वो किसानों को भड़काने की कोशिश कर रही है, इसमें विपक्ष अपनी जो है रोटियां सेक रही है। तो क्या वाकई में ऐसा विपक्ष इस मुद्दे को लेकर के अपनी रोटी सेक रही है? देखिए, ये तो सब कहावत है। वो सत्ता में बैठे हैं, विपक्ष विरोध कर रहा है, तो ये बोलेंगे कि भैया ये रोटियां सेक रहे। अगर ये विपक्ष आज सत्ता में रहता, ये विरोध करते तो ये भी यही कहते। लेकिन सवाल ये है कि जिसके लिए तुम ये बिल पास कर रहे और तुम बोल रहे कि हम इसको वापस नहीं लेंगे, जब उससे संतुष्ट किसान ही नहीं तो आप उसको प्रेशराइज क्यों कर रहे? दुनिया भर के सड़क पे आंदोलन क्यों करवा रहे? जो कि 8 महीना से ये कोरोना लॉकडाउन ये सब चीज़ें चलती रही, तो सरकार से लेकर मंत्री से लेकर नगर यानी छोटे मोटे जो भी नेता है सभी बोलते थे भैया सामूहिक रूप से घुलिए मत, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, मास्क वापरिए, फलाना करिए, इधर उधर का बाहर का खान पान मत करिए, अपनी सेहत की तरफ ध्यान दीजिए, परिवार को ध्यान दीजिए। लेकिन आज सवाल ये हो रहा है कि आज जो किसान का बिल ये पास करने की वो कर रहे हैं, जिद कर रहे हैं, और किसान जब उसका विरोध कर रहा है, सैकड़ों हजारों लाखों की तादाद में लोग सड़क पे चल रहे हैं, हाँ, तब इनकी आँख नहीं खुल रही। उसी तरीके से लॉकडाउन के समय पर्यायी व्यवस्था इन्हें मजदूरों के लिए नहीं किया। कई मजदूर ऐसे, कई स्टेट के मजदूर 1000 500 200 150 किलोमीटर पैदल चले गए, परिवार के साथ में 2 3 साल के बच्चों को लेकर के गए। कई लोगों की मौतें हो गई। तीन को मजदूर और किसान ये सारी चीज़ों से कोई मोह आए नहीं। ये सिर्फ अपने आप की पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी कैसी संतुष्ट है, हमारी राजनीति कैसी चल सके। कल चल के हमको सरकार बनाने के लिए 20 आमदार खरीदना है तो उसको इलेक्शन लड़ने में 10 करोड़ खर्चा आएगा, 50 करोड़ में सौदा करो, उसको अपने पक्ष में लेके आओ, सरकार बनाओ। ये सिर्फ राजनीति है। लेकिन वहीं पे अगर 50 करोड़ लगा करके गांव का अगर विकास करना पड़े तो वो नहीं करता। ऐसे क्या स्थितियां आ रही है सर कि हर मांग के लिए, चाहे फिर किसान हो चाहे आम जनमानस,
कुछ भी ऐसी मांग के लिए हर एक व्यक्ति को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। आज किसान की ही बात लीजिए, हमारा अन्नदाता है, अगर वो उगाएगा तो हम खाएंगे, लेकिन आज वो भी असंतोष उसके अंदर दिख रहा है हमें। तो ये किस तरह की सरकार है जो सिर्फ असंतोष ही हर एक प्रत्येक व्यक्ति के अंदर हमें देखने के लिए मिल रहा है इन 5-7 सालों में। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि सरकार जनहित में कोई काम नहीं कर रही है। ये सिर्फ बोलना बहुत अच्छा जानती है, भाषण इतने मीठे इतने सुनहरे देते, ऐसा लगता है कि ये जनता को रसगुल्ले बांट रही है। अरे मैं बोलता हूँ जनता को रसगुल्ले तो छोड़ दो, तो ये 1-2 वक्त की रोटी निवाला खा सके, ऐसी कंडीशन भी ये दुर्लभ कर दे रहे हैं कि कल चल के उसको 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होंगी। आज वही कंडीशन हो गई, कई स्मॉल इंडस्ट्री बंद हो गई। बंद क्यों हो गई? क्यों मजदूरों को यहाँ कोई साधन नहीं मिला, किसी प्रकार का रहने की कोई व्यवस्था उसके पास में नहीं थी, 2 वक्त की रोटी खाने के लिए उसके पास में कोई पैसा नहीं था, सरकार ने किसी प्रकार की कोई मदद नहीं की। किसी के खाते में 500 रुपये डाला गया तो 500 रुपये में वो आदमी महीना भर खा सकता है क्या? लोग लॉकडाउन के समय खाते में 500 रुपये आया है, तो 500 रुपये में महीना भर खा सकता है क्या? चलो तुमने 2 बार डाल दिया होगा, 1000 रुपये डाल दिया, 1000 रुपये में जीवन यापन कर सकता है क्या परिवार के साथ में? सर, देखा जा रहा है कि जो किसान थे जब सड़कों पर उतरे अपनी मांगों को लेकर के, तो उन पर लाठियां बरसाई गई। हमेशा ही अभी हम देख रहे हैं कि जब भी आम जनमानस रास्ते पर उतर रहा है या अपनी मांगों को लेकर उतर रहा है तो उन पर लाठियां बरसाई जा रही है। लेकिन अब किसान जो अन्नदाता है उसी पर सरकार अगर लाठियां बरसा रही है तो ये किस हद तक सही है? देखिए, ये तो मंशा उनकी वही है कि किसी भी प्रकार का आंदोलन हो, चाहे वो किसान आंदोलन हो, चाहे वो मजदूर आंदोलन हो, या किसी एक वार्ड के हो या ग्राम पंचायत के अंतर्गत किसी बस्ती की समस्या हो, अगर वो सड़क पर आंदोलन करते हैं तो ये उसको कुचलने का ही प्रयास करते हैं। एक धारा 353 इन्हें बना दिया है, उसके अंतर्गत तुम सरकार के खिलाफ, सरकारी अधिकारी के खिलाफ आंदोलन नहीं कर सकते। अगर आपने कुछ बोला तो ये आपको झूठे मामले में फंसा देंगे, आपके ऊपर गुनाह दर्ज कर देंगे, जेल भेज देंगे, नॉन बेलेबल केस है। तो उस वजह से आंदोलन भी धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। लेकिन अब हो ये रहा है कि किसान जो है अब सड़कों पे इसलिए उतर गया है कि उसको समझ में आ गया है कि हमारी रोजी रोटी जो हम खुद के लिए भी अनाज उगा करके अपना परिवार का पालन पोषण कर रहे थे, देश दुनिया के लिए भी अनाज उगा कर पालन उनके जीवन का वो कर रहे थे, हमको कीमत मिल रही है। उल्टा हमारी ज़मीनें हड़पने का, हथियाने का एक षड्यंत्र बहुत बड़ा, और इस पर ये पूंजीपतियों का ये निगाही है कि इस तरीके से कई सैकड़ों एकड़ जमीन गरीबों की हथिया लेंगे, तो क्यों ना उसको विरोध करेगा। अगर तुमको उसको भाव मूल्यांकन करना है, देना है, उसकी ज़मीन में क्या पैदा हुआ तो तुमको तय करने में क्या अधिकार है? ये फैक्ट्री मालिक अगर ये मोबाइल बनाता है कि इसकी कीमत वो तय करता है, तो उसकी कीमत तय करने के सरकार किसान को क्यों नहीं अधिकार दे देते तुम? अगर उसने गेहूँ उगाया, उसको 1 एकड़ गेहूँ उगाने में, 5 एकड़ की ज़मीन में अगर गेहूँ उगाने में अगर उसको 10,000 रुपये खर्चा आया, 20,000 रुपये खर्चा आया, तो उसका मूल्य भाव उसको तय करने का अधिकार आपने क्यों नहीं दिया? ग्राम पंचायत को तुम पावर दो, उसका जाके सर्वे करें, हाँ इसने 5 एकड़ में गेहूँ उगाया, 5 एकड़ में इसको 25 बोरे हुए, 25 बोरे में क्या बोलते हैं उत्पादन लेने के लिए इसको 25,000 रुपये खर्चा आया। अब 25,000 रुपये जब खर्चा आया तो उसका मूल्य तुम तय कर सकते ना, क्या रेट बेच सकता करके, वो रेट वो तय कर दे, जिसको लेना वो लेगा। वो क्यों भी बीच में तुम आड़तिया और ये टाटा बिरला अंबानी जैसे लोग डाल रहे हो? क्या जरूरत है? सर, जो कानून एक के बाद एक लाए जा रहे हैं सरकार के द्वारा, ये जो कानून लाया गया है कृषि कानून, उस पर आपकी क्या राय है? ये वाकई में जो कानून है हित में है, और भी क्या इसके ऐसी मुख्य वजह है जो सरकार ने इस कानून को लाया? इसके पीछे सरकार की मंशा क्या है? सरकार की मंशा वही है कि इनने पूंजीपतियों से साठगांठ कर लिया, और साठगांठ करने के बाद में करोड़ों अरबों खरबों में इनकी सब सेटिंग हो चुकी है कि प्रकार से सौदा कर लिया इनने, उनको उनने हामी दे दिया। इसलिए जिसको हामी दे दिया, अगर मैंने फलाने व्यक्ति को बोल दिया कि आप बिल्कुल चिंता मत करो, आपकी नौकरी पक्की, आपका ये काम ठेका पक्का, मैं जब हामी दे रहा हूँ तो उस पेटे कुछ ना कुछ अपेक्षा कर रहा हूँ, और वो अपेक्षा पेटे कुछ आने मैंने ले भी लिया हूँ। ये मेरा सीधा आरोप है। जब मैंने कुछ आने उसमें से ले लिया हूँ, अब मैं उसको डायरेक्ट मना कैसा करूँ कि भैया ये एग्रीमेंट कैंसिल ही अपन नहीं कर पाएंगे, किसानों की हमको सुनना पड़ेगा। इस वजह से आज वो किसानों पे लाठियाँ ही बरसा रहे, क्योंकि वो दबाव में उनके पूंजीपतियों के। नहीं तो आज मेरे को ये बताओ, ये सन 2014 के पहले ये सरकार नहीं थी, उसके पहले रेलवे इतनी घाटे में नहीं आई कि बेचने की नौबत आ जाए।
एयरपोर्ट इतने घाटे में दे रही थी कि बेचने की नौबत आ जाए। ऐसी कई इंडस्ट्री है कि इनको बेचने की जरूरत पड़ रही। उस समय वो अंगूठा छाप बोलते थे उसको, लालू प्रसाद यादव को, चारा घोटाले में अंदर हो गया। उस समय भी रेलवे फायदे में थी। तो ये समझ लो आज जो सत्ता में बैठी हुई केंद्र में सरकार है, तो मुझे तो उसमें ऐसा लगता है कि वो सारे मंत्री जो बैठे हुए, ये सबके संगन मत से सरकार नहीं चल रही। उसमें कुछ ही लोग हैं, एक या दो या जो भी हो, जिनके इशारे पे सारी चीज़ें हो रही है, और वो देश का उद्धार नहीं चाह रहे। सर, जहाँ तक हर एक व्यक्ति को आज ऐसा लगने लगा है कि वो फिर से एक गुलामी की राहों पर जा रहा है, देश गुलामी की ओर जा रहा है, तो क्या वाकई में एक आम जनमानस हो, चाहे जवान हो, बॉर्डरों पे जवान शहीद हो रहे हैं, यहाँ किसान सड़कों पर उतर रहे हैं, तो सरकार की जो मंशा है, सरकार का जो राजनीति है, किस तरह की राजनीति सरकार कर रही है, किस तरह की राजनीति की ओर सरकार उतारू है? अभी मौजूदा हालत में देखा जाए तो मैं तो ये कहूँगा कि 70% जनता किसान है। उसमें छोटे भी किसान है, बड़े भी किसान है। रही बात सेना की बात, तो सेना जरूर बॉर्डर पे खड़े होकर देश हित के लिए लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन उसका परिवार किसानी कर रहा है। लेकिन वो लड़ाई लड़ते लड़ते उस किसान के ऊपर, उसके परिवार के ऊपर किसी प्रकार का अत्याचार होता है, तो ये सरकार यहाँ तक की भी नहीं सोचती कि उसका एक बेटा हमारे लिए जिंदगी की बाजी लगा के वहाँ लड़ाई लड़ रहा है, और इसके परिवार के ऊपर कुछ असामाजिक तत्व, कुछ गुंडे जुल्म ढा रहे हैं, उसको मदद करने के बजाय उसकी हत्याएं तक करवा देते हैं। ये तक के मामले ये 5 साल के अंदर आए हुए हैं यूपी और बिहार में। मजबूरन उस सैनिक को बॉर्डर के ऊपर से 2-4 दिन 8 दिन की छुट्टी लेके अपने गांव आना पड़ता। गांव आने के बाद में भी उसको पुलिस प्रशासन का कोई सहयोग नहीं मिलता। उसको लगे 4 लात मार करके, 4 जूता मार करके लॉकअप में खड़ा कर देते। तो आज हमारे देश के सैनिकों के साथ में ये बर्ताव हो रहा, तो किसान के साथ में क्या बर्ताव करेंगे? वो दिख ही रहा है, लाठियां उनके ऊपर चलाए जा रहे। वो क्या बोलते, पानी के फवारे इस तरीके से छोड़ रहे हैं जैसे कि हमको कोई दीवार तोड़ना है बहुत बड़ी। आदमी को कंट्रोल करने के हिसाब से नहीं फवारे मारे जा रहे, कि आदमी को भगाने के हिसाब से नहीं मार रहे। इतने प्रेशर, इतने तरीके की गन से वो कर रहे कि बड़ी बड़ी दीवार रहे तो टूट के गिर जाए। तो ये बहुत बड़ा जुल्म ढाई सरकार है। जब सत्ता में आने से पहले हमने बहुत सुना था, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, लेकिन आज हम देख रहे हैं हर एक चीज़ बिकने के कगार पर है। तो ये नारा देश नहीं बिकने दूंगा, क्या ये सच में वो एक जुमलाबाजी थी? क्या कहना चाहेंगे सर? तो सबसे बड़ा जुमलाबाजी का तो उसको नाम दे दिया, जैसा कांग्रेस में राहुल गांधी को कुछ लोग पप्पू बोलते हैं, तो मैं तो बोलता है सबसे बड़ा जुमला है, इसका नाम वो हटा देना चाहिए। लग रहा जुमलों का जुमला है, यानी बाकी जो जुमले हैं ना, तो उसका ये सबसे बड़ा जुमला है। ये सिर्फ बोलना जानता है, उसको ऊपर इम्प्लीमेंट या किसी प्रकार से कुछ नहीं करना। नोटबंदी का डिसीजन ने रातों रात लिया, लेकिन रातों रात डिसीजन लेने के पहले अपनी जिनकी चौकड़ी थी उनका पहले क्लियर कर लिया उनने नोट। तो जनता को चांस दिया कि इनने? जनता को तो रात में सोने दिया, रात को घोषणा कर दिए 12 बजे, सवेरे जब बैंक में जा रहा था भैया बंद हो गए बोले 2000 के नोट, 1000 के नोट और 500 के। फिर उसको लाइन में लगा करके 2-4 दिन की जो मोहलत दिए, लाइन में इतने पैसे तुम विड्रॉल कर सकते, इतने कर सकते, 5000 नोट ला सकते, 1000 के 10,000 ला सकते, टुकड़ों टुकड़ों में उसको इजाज़त दिया, और इनके बंडल के बंडल विड्रॉल हो गए। शिवसेना पार्टी कृषि कानून जो बिल आया है उसको लेकर के शिवसेना पार्टी की क्या राय है? शिवसेना पार्टी तो विरोध कर ही रही है, क्योंकि शिवसेना पार्टी एक ऐसी पार्टी है हिंदुत्व के लिए। आज हमारे स्वर्गीय माननीय सुप्रीमो बाला साहब ठाकरे जी अगर होते तो मुझे नहीं लगता कि ये केंद्र में बैठा हुआ जुमला इस तरीके से कोई घोषणा करता, किस तरीके से कोई लाठियाँ आज इस पर पड़ती। क्योंकि वही एक नेता थे बाला साहब ठाकरे, जिनकी एक दहाड़ से सरकार हिल जाती थी। आज ठीक है, हमारे मुख्यमंत्री उद्धव साहब उसका विरोध कर रहे, उसको उनके ऊपर में कई प्रकार की टीका टिप्पणी होती है। भैया कांग्रेस से हाथ मिला लिए, राष्ट्रवादी से हाथ मिला लिए, तुम्हारे साथ में 2500 साल गठबंधन में रह करके ये तो समझ में आ गया कि नरेंद्र मोदी जुमलाबाज जब से बैठा, तो ये 4 साल 2 साल 5 साल के बीच में तुम्हारी नीति चेंज हो गई। अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे तब तकलीफ नहीं हुई, ये प्रधानमंत्री बनने के बाद में उद्धव साहब को तकलीफ ये हुई
कि इनके समझ में आ गया कि ये जो बोल रहे हैं करने कुछ वाले नहीं। इसलिए मुख्यमंत्री जब ये 5 साल थे, क्या नाम है इनका, देवेंद्र फडणवीस, उसी समय उद्धव साहब ने ये तय कर लिया कि अगला प्रधान क्या बोलते मुख्यमंत्री जो रहेगा तो 2.5 साल रहेगा, क्योंकि 5 साल में तुमने कुछ नहीं किया महाराष्ट्र के लिए, तो कम से कम मेरे को 2.5 साल चांस मिलेगा, या मेरे को नहीं मिलेगा, मेरे शिव सैनिक को मिलेगा, तो 2.5 साल में तो भी हम कुछ करके दिखाएंगे। इस वजह से उद्धव साहब ने इनके साथ में वो फाइनल डिस्कशन किया था। लेकिन उस समय उनने हामी भरा। हामी इसलिए भरा कि उनको ये पता था कि ईवीएम मशीन जो है आज किसी भी चीज़ का, इसका भी क्या बोलते रिमोट बन सकता है, इसका भी हैकर बन जाता है। ईवीएम मशीन एक मशीन है, उसके भी हैकर बन सकते हैं, क्यों नहीं बन सकते? उसको भी बंद किया जा सकता है, उसको भी कन्वर्ट किया जा सकता है। आप एक बटन दबाओ तो 2 पे जाएगा। उस पर ये उनको मालूम था कि हमको सत्ता में बैठने के लिए हम उतनी सीटें ला लेंगे, लेकिन वहाँ पे थोड़ा 19-20 हो गया, तभी अपनी जबान से पलट गए। नहीं वो 2.5 साल का कोई विषय नहीं। तब भी इनने मार कोशिश की, रातों रात सरकार बनाने की कोशिश की। मेरे ख्याल से ज़िंदगी में, मेरे लाइफ में 25-30 साल से जब से मैं राजकारण कर रहा हूँ, तब से मैंने पहली बार ऐसा देखा कि रातों रात क्या बोलते संसद खुल गया, राष्ट्रपति महोदय भी पहुँच गए। यहाँ तक कि नेता, सबसे ज़्यादा मैंने ये सुना हूँ कि किसी भी नेता के घर पे आप सवेरे जाओगे तो ये दरवाजे पे वहाँ का वो बोलता है पीए या उसका जो भी साहब अभी पूजा कर रहे हैं। यानी नेता पहले जितनी पूजा नहीं करता, जब नेता बन जाता, मंत्री बन जाता, सबसे ज़्यादा पूजा पाठ वही करता। भले वो पूजा नहीं कर रहा हूँ, बेड पे सोया रहेंगे, लेकिन मैंने साहब पूजा कर रहे हैं, अभी नहा रहे, लेकिन वहाँ बिना नहाए धोए, बिना पूजा पाठ किए वैसे ही पहुँच गए और शपथ ग्रहण हो गया था मुख्यमंत्री। सर, जैसा कि आपकी सरकार कहती थी कि 2.5 साल मिले तो हम ये करेंगे, पिछले 1 साल में शिवसेना ने क्या किया? कार्य, किस प्रकार के कार्य शिवसेना की तरफ से किए गए? देखो, शिवसेना ये कहती थी कि हमको 2.5 साल मुख्यमंत्री दिया जाए, 2.5 साल आप संभालिए। ये बीजेपी से ऐसा तय हुआ था, एक संगठन तय हुआ था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने शिवसेना को चांस नहीं दिया। शिवसेना ने महाविकास आघाड़ी बना करके सत्ता में बैठी। आज मुख्यमंत्री उद्धव साहब शिवसेना के मुख्यमंत्री, और ये साल भर के अंदर दुर्दैव बोला जाए या उससे कोरोना काल आ गया। जब ये सत्ता में बैठे उसके 1-2 महीने बाद ये परिस्थिति आ गई। उसके बावजूद भी कोरोना काल के अंतर्गत भी महाराष्ट्र सरकार के मुख्यमंत्री उद्धव साहब ने अपने तरफ से घोषणा किया। इंडस्ट्रियल एरिया के मालिकों को कहा कि भैया किसी मजदूर को आप अपने यहाँ से पलायन नहीं करवाओगे, उसको रोजी रोटी से आप वंचित नहीं करोगे, उसकी सैलरी आप पूरी दोगे। ठीक है, मजदूर बाहर का है, उसके ये समझ में आया कि इसमें लोगों की मौतें हो रही कोरोना के कारण, वो घबरा गया। वो फैक्ट्री में ना रुकने के बजाय अपने गांव जाने की कोशिश करने लगा। लेकिन कोरोना काल में चारों तरफ नाकाबंदी और बसेस बंद होने के कारण वो पैदल जाने की कोशिश करने लगा कि नहीं, हम हमारे गांव पैदल जाएंगे। तो उस दौरान हर ज़िले में, हर तालुके में, हर गली चौराहों में शिवसेना के माध्यम से उनको मदद की गई। खाने के पैकेट्स दिए गए, जो रुकना चाहता उसके रोकने की व्यवस्था की गई। उसके अलावा भी किसानों के लिए भी उन्होंने काफ़ी प्रयास किया। जो अत्याचार महिलाओं, बेटियों क्या बोलते उन पे हो रहे थे, उसके लिए भी उन्होंने कानून बनाया। और मुझे उम्मीद है कि महाराष्ट्र के अंतर्गत जो रोजगार की समस्या है, वो रोजगार पे भी वो विशेष ध्यान देंगे। और कुछ घोषणा शायद अभी किया भी उन्होंने। तो मुझे ऐसा लगता है 2.5 साल तो दूर, ये पूरे 5 साल अब शिवसेना सरकार सत्ता में रहेगी। और आगे भी चांसेस शिवसेना की सरकार को बनाने में किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं आएगी, क्योंकि पिछले 5 साल के कार्यकाल महाराष्ट्र की जनता ने देख लिया, और ये साल भर का कार्यकाल भी जनता देख चुकी है, और जनता संतुष्ट है उद्धव साहब से। इसलिए 5 साल शिवसेना की सरकार को किसी प्रकार का कोई धोखा नहीं है, महाविकास आघाड़ी को। और इस महाविकास आघाड़ी को अगले 5 साल में भी सत्ता में बैठने को कोई नहीं रोक सकता। सर, जैसे कि 2 दिन कल शक्ति कानून पारित किया गया है नारी के लिए, मुख्यमंत्री जो अनिल देशमुख सर है, उन्होंने कल इसकी घोषणा भी की। इस कानून के बारे में कुछ अहम जानकारी दीजिए। देखिए, ये कानून जो पारित किया गया, यही कानून केंद्र सरकार से लोग मांग कर रहे थे। जब बेटियों की इज्जत लूटी जा रही थी,
बहुओं को जिंदा जलाया जा रहा था, किसी बच्ची को स्कूल जा रहे थे उसको किडनैप कर लिया जा रहा था, कई केसेस बलात्कार की हो रही थी, आए दिन सुनने में आ रहा था। बीच में तो ऐसा लग रहा था जैसे बारिश हो रही उस तरीके से केसेस हो रहे थे। तो जनता ने, नेताओं ने, सभी लोगों ने इसकी मांग किया था भैया ये सब चीज़ों के ऊपर में एक ठोस वो बनाया जाए, लेकिन केंद्र सरकार ने आज तक की कोई पहल नहीं की। तो कम से कम महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने जो पहल किया उसका मैं सराहनीय स्वागत करता हूँ, और मेरे ख्याल से पूरे महाराष्ट्र में इसका स्वागत हो रहा है और वो इम्प्लीमेंट होगा और बड़ी खुशी की बात रहेंगी। क्योंकि होता कैसा है कि आज किसी भी अपराधी को अगर तुम जेल में डाल देते हो और ये प्रावधान नहीं रहने के कारण कोर्ट से बरी हो जाता, लेकिन उसमें अगर ये तय हो गया इतने दिन के अंदर इसका फैसला, इतने दिन के अंदर इसके पास है। सर, कार्यक्रम के अंत में आप अपनी क्या राय रखना चाहते हैं कृषि कानून से संबंधित जो भी जानकारी दी उसके ऊपर? कृषि कानून के संबंधित तो मुझे यही कहना है, सरकार जो इसके ऊपर में ठाम निर्णय लेकर के बैठी है कि हम इसको बिल वापस नहीं लेंगे, हम इसको वो करेंगे, इसने वापस लेना चाहिए। किसानों के प्रति उनने सिंपैथी रखना चाहिए। नहीं तो आज जिस तरीके से किसान, हर स्टेट का किसान इस आंदोलन में जुड़ रहा है, अगर इनने ये डिसीजन ले लिया कि हम हमारे परिवार पुरता ही अनाज उगाएंगे, साल भर के हमारे खर्चे चल जाए या 6 महीने तक के चल जाए, उस पर उतना ही अनाज उगाएंगे, लगे तो हम नौकरी करेंगे, लेकिन पूरे देश के हिसाब से अनाज नहीं उगाएंगे तो फिर ये भी भूखे मरेंगे। ये जो मंत्री बैठे हैं ना अभी ठराव पास करके हम इसको वापस नहीं लेंगे, इनको भी खाने को अनाज नहीं मिलेंगे, ये भी भूखे मरेंगे। इनके ये 1 एकड़ खेत में कभी इनने हल नहीं चलाया होगा, नहीं ये कभी बैलजोड़ी पकड़ के चले होंगे। तो अगर किसान की बात नहीं मारें तो कल चल के किसान इनको भूखे मरने पे मजबूर कर देंगे। तो दर्शकों, तो ये थे शिवसेना वाहतूक के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह ठाकुर सर। कृषि कानून से संबंधित अहम जानकारियां इन्होंने आप तक शेयर करी। आशा करते हैं आज की चर्चा आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर ऐसी ही किसी विशेष चर्चा से आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। हम आपकी शिकायत को जल्द से जल्द सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आज की इंडियन फैक्ट न्यूज़ पर फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त।